गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग अब जल्दी ही होने वाली है। पहले चरण का चुनाव प्रचार जारी है पार्टियों का। दोस्तों, एक मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है, इस समय चारों तरफ फैला हुआ है, उसको लेकर डिबेट हो रही है। किसी भी फोरम पे आप जाइए, वो डिबेट जारी है। वो मुद्दा है कि क्या मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अडानी जी को मदद कर रही है, उनकी मदद कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। क्या आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या खुद देना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि पूंजीवाद कैसे काम करता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। आज का वीडियो आपके इस सवाल का आपको जवाब देगा या आपको यह जवाब देने में आपकी मदद करेगा। इसको अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आपको जीवन जीने की एक नया विकल्प देता है, एक नया ऑप्शन देता है। दोस्तों, मैं आपका वीडियो सीरीज मतदाता समझो, सोचो और जागो के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने नोटा के ऊपर बात की थी कि उसका क्या महत्व है। आज मैं कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी पूंजीवाद के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि ये काम कैसे करता है। एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अडानी जी की कितनी मदद हो रही है मोदी जी द्वारा या करंट सरकार द्वारा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल सके और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाओ। दोस्तों, इसके पहले कि मैं पूंजीवाद पर जाऊं, पहले अपने देश की स्थिति समझ ली जाए कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति है क्या। अगर हम आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक विषमता की बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, तो शायद आपको मालूम होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में इस बात को बताया है कि 1% जो टॉप पॉपुलेशन हमारी है उसके पास सकल घरेलू जो आय हमारी है उसका 22% मिलता है। जनसंख्या 1%, हिस्सा 22%। अगर धन संपत्ति की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो वो तो 53% है उनके पास, आधे से ज्यादा कब्जा है उनका। जनसंख्या 1% और कब्जा आधे से ज्यादा। अगर 10% की हम बात करें टॉप, जिसमें 1% ये लोग भी है, पहले जो इसके बाद बताया, तो इनके पास जो सकल घरेलू जो आय हमारी है उसका जो है 57% मिलता है इनको, लगभग 60%। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, धन संपत्ति की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो 77%, 3/4 से भी ज्यादा। जनसंख्या 10% और प्रॉपर्टी 3/4 से ज्यादा। और अगर हम नीचे जाएं, 50% जो पॉपुलेशन हमारी है, मान लीजिए 140 करोड़ अगर हम माने कि हमारी जनसंख्या आज की डेट में है, तो 70 करोड़ लोगों के पास सकल घरेलू जो आय है उसका केवल एंड केवल 13% मिलता है उनको। 13%। जनसंख्या में हिस्सेदारी 50% और आय में हिस्सेदारी 13%। और अगर हम धन संपत्ति की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो वहां स्थिति और भी खराब है, उनको केवल 4.1% मिलता है। जनसंख्या 50% और प्रॉपर्टी 4%। और आपके दिमाग में बात आएगी कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि एक गरीब आदमी जो कमाता है उसका 90% 99% तो खा जाता है, डेली एक्सपेंसेस में चला, तो बचता क्या उसका? अब बचेगा उसी से तो कोई सेविंग करेगा, कोई प्रॉपर्टी बनाएगा। जबकि एक अमीर आदमी जो कमाता है, कम से कम वो 1/3 में ही उसका काम चल जाता है, 2/3 बचा सकता है और भी ज्यादा बचा सकता है, तो प्रॉपर्टी बना लेता है। उसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है इसके अंदर। अब अगर आप देखें कि दूसरा ये मुद्दा है कि जो हमारा रोजगार है वो कहां कहां कितना है, तो आपको शायद जान के ताज्जुब नहीं होगा, सबको पता है
कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है या उससे जो एलाइड क्षेत्र है उसमें लगभग 58 यानी 60% लोग काम करते हैं, उनका जीवन उससे चल रहा है। लेकिन कृषि की हाल आप जान रहे हो कि कितना रेमुनरेटिव है, क्या उसकी स्थिति है, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसमें। और जो 40% बच गए लोग, वो लोग इंडस्ट्री और तमाम चीजों में काम कर रहे हैं। अब हम इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को देखा जाए तो एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या पूरे देश में 7 करोड़ के करीब है। उसमें से 99% माइक्रो है। माइक्रो मीन्स वो यूनिट जिनमें प्लांट एंड मशीनरी में जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए से कम है, उनकी संख्या 6.31% करोड़ है। 6.31 करोड़। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम का धंधा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया कि माइक्रो जो यूनिट होती है उसमें प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम पैसा लगा होना चाहिए और उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ के करीब एनुअल होना चाहिए। अब आ जाइए आप स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट इसको कहते हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ से कम हो, यानी 1 और 10 के बीच में उसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। और जो उसका टर्नओवर है एनुअल वो 5 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। 5 से लेके 25 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और अगर आप मीडियम यूनिट की बात करें तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, यानी 50 करोड़ से कम अगर लगा हुआ है तो वो मीडियम में मानी जाएगी। उसका टर्नओवर 250 करोड़ तक जा सकता है। जहां तक लार्ज यूनिट की बात करें, अब तो लार्ज बच गई तो केवल 1200 है। कहां 7 करोड़, कहां 1200, आप समझ जाइए क्या रेशियो है। तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो यूनिट यहां पे काम कर रही है। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करीब 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी भी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। करीब 12 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, प्राइवेट पब्लिक सब मिला करके। और 11 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो आकस्मिक है, कैजुअल, आज मिला कल नहीं मिला। अगर अब एक चीज और आपको जानना चाहिए कि हमारे जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं उसमें 43% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नौकरी नहीं है उनके पास, वो परेशान है। अगर हम मिनिमम वेज की बात करें तो वो 400 रुपए से लेकर 600 तक 700 तक वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट अलग। मंथली मिनिमम की बात करें तो 11 से लेकर 20 के बीच में वेरी करती है। केरला में थोड़ा ज्यादा है और जगह कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। ये तो हो गई हमारे देश की स्थिति। अगर एक बार आपने पता चल गया कि हमारे देश में क्या है स्थिति, तो आप निश्चित रूप से हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो करना क्या चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं कि हाउ कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्क्स, पूंजीवाद काम कैसे करता है। दोस्तों, पूंजी की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप कोई इंडस्ट्री बैठाने जाओगे, कुछ भी काम करने जाओगे, तो पहली चीज आपको जमीन चाहिए। अनलेस कि आप भाड़े पे कोई चीज लेके काम करें तो बात अलग है। आपको बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग। फिर मशीन आपको चाहिए, प्लांट मशीनरी चाहिए आपको। कुछ और असेट आपको लगती है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, तमाम तरह की चीजें हैं, वाटर कूलर है, एसी है, वो सब चाहिए आपको। फिर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदोगे, कच्चा माल, फिर उसको प्रोसेस करोगे, उसमें लेबर लगेगी, एनर्जी लगेगी और चीजें लगेगी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा तमाम चीजें हैं। फिर आप प्रोडक्ट बना लोगे, तुरंत बिकेगा नहीं, उसका स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज जो है करीब 2-3 महीने का साइकिल आपका होता है, इसके रॉ मटेरियल खरीदने से लेके और फाइनल माल बिक के पैसा आने तक। कुछ माल आप बेचने के बाद पैसा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आता है, उसके लिए पैसा आपको चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपको चाहिए। ये सब मिला जुला के आप पता कर सकते हो कितना पैसा आपको चाहिए। अब सवाल इस पैसे का इंतजाम कैसे होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। पहली बात यह है कि मान लीजिए हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, सब मिला करके हम माइक्रो यूनिट बैठाना चाहते हैं, 1 करोड़ हमको चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे पास 25 लाख हो सकता है हमारे पास 10 लाख हो। तो मान लीजिए अगर 25 लाख हमको अपना शेयर लगाना है 1 करोड़ में,
तो हम एक कंपनी खोलेंगे, 10 लाख का शेयर खुद खरीद लेंगे और बाकी 15 लाख का उन लोगों के अंदर बांट देंगे। तो 10 लाख हमारा लगा और जो 75 बचा वो हम लोन ले लेंगे, बैंक से या कहीं से भी टर्म लोन ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन ले लेंगे। अब काम कैसे चलेगा? सवाल है कि बैंक ने जो आपको पैसा दिया है या जो शेयर खरीदा और लोगों ने हमारी कंपनी में, उससे कैसे हम कमाएंगे एज ए इंडस्ट्रिस्ट? मान लीजिए अडानी है, कैसे कमाएंगे? पहली बात कि मान लीजिए कि हमने बैंक से लोन लिया, 10% ब्याज बैंक हमसे ले रहा है लोन पर। अब जो ये इंटरेस्ट हम पे करेंगे लोन के ऊपर, जो कि साल ब साल थोड़ा कम होता चला जाएगा जिससे हम प्रिंसिपल पे करेंगे, वो टैक्स डिडक्टेबल है, एक्सपेंसेस, यानी जो इनकम टैक्स हमको पे करना है लास्ट में, उसमें वो घटाया जाएगा। मान लीजिए हमको 30% पेमेंट करना है टैक्स, सरचार्ज वैट सब मिला करके, तो 10% हमने मान लीजिए कि बैंक को दिया, लेकिन 3% हमको फायदा मिल गया इनकम टैक्स के माध्यम से, उतने का टैक्स बच गया हमारा। तो हमको नेट क्या कास्ट पड़ी इस लोन की? केवल 7%। अब मान लीजिए कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है पूरे कैपिटल पर वो 15% है, तो 15% हमको प्रॉफिट हो रहा है, कमा रहा हूं इस पैसे से, और बैंक को दे रहा केवल 7%, तो 8% हमको बच गया इस पोर्शन पे। तो ये हमारे इक्विटी के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, उसके रिटर्न को बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। एक चीज और समझ जाइए कि हम लोन लेते हैं उसको लौटाते हैं। अब एक प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का, क्षरण। मान लीजिए एक मशीन है, 10 साल उसकी उम्र है और 10 लाख उसकी कीमत है, तो 1 लाख हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने, और ये भी टैक्स डिडक्टेबल है, यानी इसमें भी हमको 30% का फायदा होगा, टैक्स बचेगा हमारा। तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा और हम उसी पैसे से लौटा देंगे और फिर नई मशीन खरीद सकते हैं इसी डिप्रिसिएशन अकाउंट से बाद में जाकर के, कुछ पैसे मिला करके, जो भी हो। तो जो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट जो होता है वो दूसरों के पैसे से कमाता है। सवाल है कि जो बैंक ने लोन दिया वो पैसा किसका है, उसके अंदर किसका पैसा पड़ा हुआ? हमारा और आपका। हम भी उसमें एफडी करते हैं या पैसा लगाते हैं, हम ही शेयर खरीदते हैं। तो पब्लिक के पैसे से इंडस्ट्रियलिस्ट खुद को कमाता है और धनी बनता रहता है। कुछ और लोग भी पाते हैं लेकिन वो ज्यादा पाता है। एक बात और समझ जाइए कि कास्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है कैपिटल इंटेंसिव यूनिट का, जिसमें ज्यादा पूंजी लग रही है, उसमें फिक्स कास्ट हाई होता है, वेरिएबल कास्ट कम होता है। इसका मतलब है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, कितना माल बना के बेचना शुरू कर दें ताकि आप प्रॉफिट जोन में चले जाएं, कितना समय लगेगा वो समय थोड़ा लंबा होता है। लेकिन एक बार अगर वो आपने पार कर लिया किसी वजह से, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि वेरिएबल कास्ट बहुत कम होता है, प्राइस आपकी मार्केट में वही रहेगी, फिक्स कास्ट कम होता चला जाता है पर यूनिट। तो धीरे धीरे आपका मार्जिन बढ़ने लगता है, आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है और आप मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है आपके ऊपर। जो भी शेयर होल्डर है उनको फायदा होता है, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होने लगता है। इसके अगेंस्ट अगर आप ऐसी यूनिट को देखें जो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव यूनिट में उल्टा होता है। जो लेबर कास्ट है वो ज्यादा होती है, इसलिए वेरिएबल कास्ट ज्यादा होती है। क्योंकि वेरिएबल कास्ट ज्यादा होती है इसलिए, और फिक्स कास्ट कम होती है, तो ब्रेक इवन जल्दी मिल जाता है, प्रॉफिट जल्दी जोन में आ जाएगा, लेकिन तेजी से ग्रो नहीं करेगा। प्रॉफिट मार्जिन उसका टाइम इंप्रूव नहीं करता, इसलिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करती है, मल्टीप्लायर काफी वीक होता है, इसलिए उसमें जल्दी ही लोग अमीर नहीं बन पाते। जबकि बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा तेजी से अमीर बन जाते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिसरप्टर होती है, इसके वजह से प्रॉफिट बनता है, और बिना पैसे के टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती। तो पूंजीवाद का बेसिक प्रिंसिपल है कि पूंजी लगाओ, दूसरों के से पैसे से काम करो, नई टेक्नोलॉजी लाओ, कास्ट को कम करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ और धनी बनो। अब आपने इस चीज को समझ लिया। अब आप बताइए कि अडानी जी को केवल मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं? हम भी और आप भी, सब लोग। कैपिटलिस्ट सिस्टम ही ऐसा है जिसमें कि
सभी लोगों का पैसा एक पूंजीपति लेके काम करता है, उससे फायदा होता है, दूसरों को हो या ना हो। अब सवाल है करना क्या है। जब भी कोई वोट मांगने आता है तो उससे सवाल करिए कि क्या आप माइक्रो यूनिट्स को बढ़ावा देंगे देहाती क्षेत्रों में, हर जगह घर बैठे जहां हमको नौकरी मिले। जैसा हमने बताया कि भाई मिनिमम जो वेज है महीने की 20,000 तक केरला में है, क्या हमको 15,000 20,000 घर बैठे मिल सकता है, घर के आसपास कहीं काम करके? अगर ऐसा हो तो हमारा जीवन सुधर सकता है। और जो पैसा कमाएंगे लोग वो डिसेंट्रलाइज होगा, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर होंगे, माइक्रो होंगे। हम तो 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 10 लाख में भी आप काम कर सकते हो, 1 लाख में भी कर सकते हो, 5 लाख में भी कर सकते हो। तो अगर इस तरह की पॉलिसी जब तक सरकार नहीं लाएगी, केवल बड़े बड़े यूनिट्स को सपोर्ट करेगी, अडानी अंबानी और टाटा बिरला इस तरह का, तो देश में कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम नहीं होगी। और दूसरी बात एक और है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि जब तक एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस फ्री नहीं मिलेगी गरीबों को, गरीब मत 50% 50 से 60% पॉपुलेशन को नहीं मिलेगी। भाई गरीबी रेखा की बात मैं नहीं कर रहा हूं हैंड टू माउथ की, मैं इवन लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। पूरे देश में 60% लोग 70% उस तरह के हैं, तो मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत चीजें। तो जब तक उनको आप फ्री चीजें नहीं दोगे, तब तक वो कैसे अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कैसे खुद वो अपने को सक्षम बनाएंगे, कैसे उसको नौकरी मिलेगी, कैसे वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कैसे इंडस्ट्री बैठाएंगे, कैसे अच्छी जॉब मिलेगी उनको। अब आप सवाल करोगे कहां से पैसा आएगा, तो टैक्स सिस्टम में आप चेंज करिए। जो लोग जितना ज्यादा कमाए प्रोग्रेसिव टैक्स रखिए। आज टैक्स रेट जो इनकम टैक्स है केवल 30% है, मैक्सिमम 30 प्लस सरचार्ज 33 मान लीजिए, और जीएसटी 60% जो है गरीब लोग दे रहे हैं। ये कौन सा टैक्स सिस्टम है? इस टैक्स सिस्टम में आप बदलाव लाइए। तो दोस्तों, मैं ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अदानी जी को मदद मिल रही है, मदद नहीं मिल रही है, या अन्य लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट होता है सरकारी लूपहोल का फायदा उठाता है, करप्शन करेगा, पैसा देके लाइसेंस लेगा, ये करेगा, वो करेगा, पॉलिसी का फायदा उठाएगा। तो जहां आप देखिए कि कोई भी इंडस्ट्री गलत काम करके पैसा कमा रहा है, अनएथिकल मीन्स फॉलो कर रहा है, उसको जेल में डालिए, सजा दीजिए उसको, और ये सजा जल्दी मिलनी चाहिए। लोगों के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, हम बिजनेस कर सकते हैं। मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूं। मैं ये मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और वो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेगा, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में मिलेगा। लेकिन मेगा कैपिटलिज्म की जरूरत नहीं है, लार्ज यूनिट की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे लोगों को आप बढ़ावा दीजिए, बैकवर्ड रीजन में काम करने दीजिए, उनको ट्रेन करिए, इक्विप करिए, उनको फ्रीडम दीजिए, क्रिएटिविटी उनकी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी कम होगी, अनइक्वालिटी कम होगी। तो दोस्तों, जब भी कोई आपसे आता है वोट मांगने, तो आपसे सीधा सीधा सवाल करिए कि मेरे लिए क्या करोगे आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी आपकी क्या होगी, बड़े कैपिटलिस्ट को आप बढ़ावा दोगे या छोटे छोटे लोगों को बढ़ावा दोगे? जो सरकार ये करने को तैयार हो उसको आप वोट दीजिए, नहीं तो नोटा दबाइए। हमने पहले बोल रखा है आपको। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चर्चा समाप्त करूंगा। मैं सीधा आपको जवाब नहीं दे रहा हूं कि मदद कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद हो रही होगी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट मदद ले लेता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। वो मुद्दा बहुत अहम नहीं है। अहम मुद्दा ये है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए सरकार की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। वो पॉलिसी इक्वलिटेरियन होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। देश के हर क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये जो बहस चल रही है सार्थक तरीके से कर सके वो लोग इसको, और सही तरीके से आप अपना वोट दे पाओ। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमेशा अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, ताकि आप अच्छा बने, आपका व्यक्तित्व अच्छा बने, आप सफल हों। दोस्तों, अगले जो वीडियो होगा इस चुनाव का मैं लाने जा रहा हूं, वो एक अहम मुद्दे पे आपसे बात करूंगा, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? अपने अधिकार का प्रयोग, दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करना। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे ये देश को खा रहा है, कैसे हमारे जीवन को खराब कर रहा है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए और अपने को बेहतर जरूर बनाते रहिए और हमारे इस चैनल से जुड़िए और लोगों को जरूर जोड़िए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।